Question 1. The length of ballistic pendulum is 1 meter and mass of the block is 0.98 kg. A bullet of mass 20 grams strikes the block along horizontal direction and gets embedded in the block. If the block plus bullet system completes vertical circular motion of radius 1 meter, the striking velocity of the bullet. तो बच्चों जो सेटअप है वो कुछ इस तरह से है अपने पास. यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है, एक बुलेट आया जिसका मास दे रखा है और कुछ वेलोसिटी v से आया, और ये इसके अंदर स्ट्राइक करता है और इसके अंदर एम्बेड हो जाता है, और फिर ये कंबाइंड जो हमारे पास बनेगा सिस्टम m+m मास वाला, ये एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है. तो हमें बताना है द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, कितनी वेलोसिटी से टकराया होगा. राइट. तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये कंबाइंड सिस्टम को सर्कल कंप्लीट कराना है तो कंबाइंड सिस्टम की जो वेलोसिटी बनेगी v डैश, इट शुड बी ग्रेटर देन √5 g r. दिस वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन √5 g r. मिनिमम के केस के लिए हम वी कैन से कि इट शुड बी इक्वल टू √5 g r. ये √50 आ जाएगा. अब ये जो कंबाइंड वेलोसिटी है इसकी वैल्यू हम मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं. राइट. कंबाइंड वेलोसिटी आ गई अपने पास, ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी की वैल्यू हम मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ये बुलेट इसके साथ स्ट्राइक किया होगा तो स्ट्राइकिंग के दौरान जो फोर्सेस जनरेट हुई होंगी उसका एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम पे जनरेट हुआ होगा उसका वैल्यू 0 रहा होगा. तो हम इनिशियल मोमेंटम स्ट्राइकिंग से पहले और फाइनल मोमेंटम स्ट्राइकिंग के बाद इक्वेट कर सकते हैं. तो बाय यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम बुलेट mv, ब्लॉक 0, आफ्टर स्ट्राइकिंग बुलेट प्लस ब्लॉक m+m एंड फाइनल वेलोसिटी v डैश. Putting the value of v dash, we get the value of v, which comes out to be m+m v dash upon m. सॉल्व करके 353 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर आएगा, जो हमारा लगभग 350 मीटर पर सेकेंड के नियरेस्ट है. तो 350 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा जी. क्वेश्चन 2. A particle is freely sliding down from the top of smooth convex hemisphere of radius 30 cm. The particle leaves the surface at a vertical distance from the highest point. कितने डिस्टेंस पे अगर यहाँ से पार्टिकल को हमने रिलीज़ करा, ये हेमिस्फेयर है, कितने वर्टिकल डिस्टेंस पे जाके पार्टिकल हेमिस्फेरिकल सरफेस को लीव कर देगा, यानी कि जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू बच्चों 0 कहाँ पे होगी ये पूछ रहा है. ठीक है. तो यहाँ से हमने फ्रीली स्लाइड किया, मतलब हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 0 लेके चलेंगे, और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो हमें बताना है कि हाइट, ये डिस्टेंस h कितना रहा होगा. तो बच्चों एक चीज़ तो हमें पता है कि अगर पॉइंट P पे इसने कांटेक्ट लूज़ करना है तो पॉइंट P पे नॉर्मल की वैल्यू 0 होनी चाहिए. राइट. तो वी कैन जस्ट से कि पॉइंट P पे जो हमारा नॉर्मल है इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए. पॉइंट P पे अगर हम इक्वेशन लिखें तो बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल लग रहा होगा इधर, mg लग रहा होगा इधर, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा. तो अंदर की तरफ कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा. तो जो हमारी रेडियल डायरेक्शन है बच्चों ये वाली, इसमें इक्वेशन बनेगी mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू mv²/r. mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू mv²/r. ठीक है. रेडियल डायरेक्शन में हमने नेट फोर्स इज इक्वल टू mv²/r इक्वेशन लगाया. इसमें हम नॉर्मल की वैल्यू 0 पुट करके बच्चों v निकाल सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कितनी रही होगी. लेट्स से यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड v है, इसकी वैल्यू ये आएगी. अब एक तो हमने स्पीड की वैल्यू इक्वेशन से निकाली, एक हम ये स्पीड की वैल्यू टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं. तो हम 1 वाले पॉइंट पे और 2 वाले पॉइंट पे टोटल एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं. टोटल एनर्जी एट 1 शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2. टोटल एनर्जी एट 1 शुड बी mgh+0. देखो बच्चों मैंने यहाँ पे ना रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का ये लिया है, थोड़ा इजी हो जाएगा इससे कैलकुलेट करना. 2 वाली पोजीशन से पास होता हुआ जो लेवल है उसको रेफरेंस ले लिया, तो 1 वाली पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, काइनेटिक 0 हो जाएगी. 2 वाली पोजीशन पे टोटल एनर्जी काइनेटिक हाफ mv² और पोटेंशियल 0 हो जाएगी. स्पीड का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, तो यहाँ से सॉल्व करके अपना h का वैल्यू आता है r cos θ/2. राइट. और h जो है हमारे पास बच्चों, ये एक तो हमने यहाँ से निकाला और एक ये h की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं. मतलब हमें पता है कि जो ये पूरा है ये रेडियस r है
और ये जो डायमेंशन है अपने पास बच्चों, ये अगर इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो ये डायमेंशन r cos थीटा आएगी। तो जो ये रिमेनिंग वाला डिस्टेंस अपने पास, दिस विल बी r माइनस आर कॉस थीटा, r माइनस आर कॉस थीटा, राइट। तो हाइट की वैल्यू हम r माइनस आर कॉस थीटा पुट कर देते हैं। ये तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट करके यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी एंगल थीटा में, जिससे सॉल्व करके हमारा cos थीटा 2/3 आ जाएगा। हमें h की वैल्यू निकालनी है तो हम ये cos थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सॉल्व कर आके बच्चों यहाँ से हाइट अपना 0.1 मीटर आ जाता है। Question 3. A point-sized mass of 100 gram is rotated in a vertical circle using a chord of length 20 centimeter. When the string makes an angle 60 degree with the vertical, the speed of the mass is 1.5 meter per second. The tangential acceleration of the mass in that position will be. तो हमने पॉइंट साइज मास को इज़ रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन यूजिंग अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई हमें दे दी। When the string makes an angle of 60 डिग्री विद द वर्टिकल, जब ये एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, स्पीड हमें दे दी इस समय कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड, और हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बताना है बच्चों। तो देखो बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इस पोजीशन पे फोर्सेस देखते हैं। इस पोजीशन में एक तो टेंशन फोर्स लग रही होगी, एक वेट लग रहा होगा। वेट का mg का कंपोनेंट आ रहा होगा इस तरफ mg साइन थीटा, इस तरफ कंपोनेंट आ रहा होगा mg कॉस थीटा। अब टेंजेंट के अलोंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं, ये तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। टेंजेंट के अलोंग mg का एक कंपोनेंट है mg साइन थीटा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Ft इज इक्वल टू mg साइन थीटा। फोर्स टेंजेंशियल को मास से डिवाइड करोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g साइन थीटा आएगी। थीटा की वैल्यू सवाल में दे रखी है, सब्सटीट्यूट करके हमारा 4.9√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। क्वेश्चन 4. A bob of a simple pendulum at rest position is given a velocity v in horizontal direction so that the bob describes vertical circle of radius equal to the length of the pendulum. If the tension is the string is 4 times weight of the bob when the string is horizontal, the velocity of bob when it is crossing highest point of the vertical circle is. ठीक है, तो हमें लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन दे दी, हमें बताना है कि हाईएस्ट पोजीशन पे जब ये मास पहुंचेगा तो उस समय हमारा वेलोसिटी कितना रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी जो दी है, लोएस्ट पोजीशन पे जो हमारे पास टेंशन का डाटा दे रखा है, उससे हम वेलोसिटी निकालते हैं बच्चों। लोएस्ट पोजीशन पे कितनी दी गई होगी, हमें कहाँ पे दिया है टेंशन का डाटा। टेंशन का डाटा दिया है द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ 4 टाइम्स व्हेन द स्ट्रिंग इज़ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमें टेंशन का डाटा दे रखा है। तो इसी पोजीशन को पहले ऑब्जर्व करते हैं बच्चों। इस पोजीशन में जब मास था, तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, mg नीचे लग रहा होगा, टेंशन लेफ्ट लग रहा होगा, और टेंशन ही mv²/r प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये बन गया अपने पास। टेंशन की वैल्यू 4 mg दे रखी है, पुट करके हमारे पास स्पीड इस समय √4gr आ जाती है। अब अगर हमें यहाँ 1 वाली पोजीशन पे स्पीड पता लग गई, ये हमें पता लगी √4gr, तो हम बड़ी इजीली पोजीशन 2 पे स्पीड निकाल सकते हैं। हम बेसिकली 1 और 2 पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो टोटल एनर्जी एट 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2। मैं 1 वाले लेवल को ही रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी वाला लेवल ले लेता हूँ। तो दिस शुड बी इक्वल टू हाफ mv² प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ mv' प्लस mgh। v डैश का वैल्यू चाहिए हमें, तो v का वैल्यू बच्चों यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे अगर, तो v डैश की वैल्यू √2gl आ जाती है। ये आंसर अपना। Question 5. The length of a simple pendulum is 1 meter. The bob is given a velocity 7 meter per second in horizontal direction from mean position. During upward motion of the bob, if the string breaks when it is horizontal, then the maximum vertical height of ascent of bob from rest position. तो कह रहा है कि जब ये अपवर्ड मोशन में है बॉब, तब यहाँ पे जब बॉब पहुँचता है तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है। तो
तो पहले तो हम ये निकालते हैं कि यहाँ पे अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो रही है तो हम ये निकालते हैं कि यहाँ पे स्पीड कितनी रही होगी बॉब की, राइट। उसके बाद ही हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कितना ऊंची बॉब जाएगा। जब स्ट्रिंग टूट गई तो होगा क्या बच्चों, स्ट्रिंग टूट गई तो उसके बाद इसका फ्री फॉल होगा, ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और फिर वहाँ से नीचे आएगा, राइट। तो पहले तो ये स्पीड के बारे में जानकारी हमें देनी होगी, वो हम टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से निकालेंगे। हमें जो मीन पोजीशन है उस पर स्पीड का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे स्पीड का वैल्यू हमें निकालना है। तो 1 और 2 पे टोटल एनर्जी को इक्वेट कर लेते हैं। 1 पे हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, 2 पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ वी गेट v इक्वल टू √29, राइट। अब यहाँ पे स्पीड पता लगी बच्चों। अब इसके बाद कितनी हाइट तक जाएगा इस लेवल से, वो तो डायरेक्टली अपन हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, h इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। हमें बेसिकली u पता लग गया, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u वी गेट 29/20 मीटर्स। ध्यान रहे बच्चों, ये हाइट जो आएगी वो इस लेवल से आ रही है, राइट। यहाँ से 19/20 मीटर हाइट तक जाएगा। लेकिन इसने जो टोटल हाइट पूछी है ना अपने से, वो इस पोजीशन से पूछी है 1 वाली पोजीशन से। इसमें ये वाला हाइट अपने को ऐड करना पड़ेगा टोटल हाइट के लिए। हमारे पास ये वाला जो हाइट है ये आप देख सकते हो, इट इज़ 1 मीटर। तो टोटल हाइट विल बी 1 + 29/20। तो सॉल्व करके 49/20 आता है, दैट इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। Question 6. A simple pendulum is oscillating with an angular amplitude 90. If the direction of resultant acceleration of the bob is horizontal at a point where angle made by the string with the vertical is, तो कह रहा है किसी एक पोजीशन पे जो नेट एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल है। तो बच्चों होगा क्या, जब भी कोई पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो जो बॉब है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है, तो उसके पास दो एक्सेलरेशंस हो सकती हैं, AC एंड AT। AC तो होगा ही होगा, AT हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो नेट एक्सेलरेशन का मतलब होता है इन दोनों का रिजल्टेंट, राइट। तो ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है, हमें वो एंगल निकालना है जब ये नेट जो आएगा अपने पास हॉरिजॉन्टल आए। तो मान लो बच्चों इस पोजीशन पे जाके हमारे पास जो नेट है देखो वो हॉरिजॉन्टल आ गया। इस पोजीशन पे जाके AT टेंजेंट के अलोंग है और AC सेंटर के अलोंग है, और जो नेट है लेट से वो हॉरिजॉन्टल बन गया, ठीक है। तो हमें ये एंगल अल्फ़ा बताना है कितना रहा होगा। तो लेट से दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। तो बच्चों थोड़ा अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, 90 है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये एंगल अपने पास अल्फ़ा आ जाएगा, राइट। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अपने पास अल्फ़ा होगा। अब ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से बच्चों, tan अल्फ़ा की वैल्यू इट शुड बी AC/AT बाय वेक्टर्स। अब यहाँ पे जो AC होगा, AC होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो होगा v²/r। v होता है यहाँ पे जो स्पीड है डिवाइडेड बाय v²/r। तो AC की वैल्यू v²/r और AT की वैल्यू g sin थीटा। AT की वैल्यू होती है g sin थीटा और थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो अल्फ़ा आ जाएगा g sin अल्फ़ा, राइट। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू AC/AT, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें बच्चों ये भी दे रखा है कि इज ऑसिलेटिंग विद एन एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ 90 डिग्री। तो जो पेंडुलम है वो उसका एम्पलीट्यूड एंगुलर 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे आके पेंडुलम रेस्ट पे आएगा, राइट। तो इसका ऑसिलेशन बेसिकली इस तरह से हो रहा है। तो अगर यहाँ स्पीड 0 है तो हम लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड और यहाँ पे 2 वाली पोजीशन पे स्पीड प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप बेसिकली ये बोल सकते हो, जैसे हमारा ये तो बेसिक केस है कि यहाँ पे अगर पहुँच गया अपने पास पेंडुलम तो हमारे पास जो लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड रही होगी वो √2gl होगी। ये हमारा नोट्स का ही पार्ट है कि भाई अगर जस्ट यहाँ तक पहुँचाना है अपने को बॉब को तो लोएस्ट पोजीशन पे √2gl स्पीड देनी होगी। अगर लोएस्ट पे स्पीड पता लगी तो हम 2 वाली पोजीशन पे स्पीड पता कर सकते हैं 1 और 2 पे एनर्जी कंजर्वेशन को लगा के। तो अप्लाइंग टोटल एनर्जी कंजर्वेशन एट 1 and 2 वी गेट हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एंड यहाँ से सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगी v²/l इज इक्वल टू 2g cos अल्फ़ा। इस v²/l की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये v²/l ही लिखा हुआ है, r की वैल्यू l के बराबर है तो यहाँ पे पुट करेंगे।
तो बच्चा कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाती है जिसको सॉल्व करके कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/√3 आ जाती है। Question 7. A steel wire can withstand a load up to 2940 Newton. A load of 150 kg suspended from a rigid support. The maximum angle through which the wire can be displaced through the mean position so that the wire does not break when the load passes through the position of equilibrium. जब ये वायर इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करे तो हम चाहते हैं कि वायर ब्रेक ना हो, तो मैक्सिमम एंगल हम कितने मैक्सिमम एंगल से हम इसको रिलीज़ करें ताकि ये अपनी जो लोएस्ट पोजीशन है वहाँ पे ब्रेक ना हो। तो बच्चों फॉर थीटा मैक्सिमम वी कैन से कि जो लोएस्ट पोजीशन है जहाँ पे टेंशन सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे टेंशन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर पहुँच जाए, राइट। तो हम बोलेंगे कि उस केस में जस्ट ब्रेक होगी, राइट। तो वी विल जस्ट इक्वेट कि जो टेंशन है हमारी लोएस्ट पोजीशन पे वो टी मैक्स हो। तो हम लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन को प्रेडिक्ट करते हैं और फिर इसको टी मैक्स के बराबर पुट कर देंगे। तो बच्चों लोएस्ट पोजीशन पे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ऊपर की तरफ टेंशन टी, नीचे की तरफ एम जी और स्पीड अगर वी है तो इक्वेशन बनेगी टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, टी इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। इसमें अपन टी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। मास हमें दे रखा है m इंटू जी और यहाँ पे हम v का वैल्यू निकालते हैं कि स्पीड कितनी रही होगी लोएस्ट पोजीशन पे, दैट शुड बी इक्वल टू रूट आर जी। अगर मुझे लोएस्ट पोजीशन पे रूट आर जी स्पीड बनवानी होगी, राइट, तो अगर लोएस्ट पोजीशन पे रूट आर जी स्पीड है तो हमें कितनी हाइट से इसको रिलीज़ करना पड़ेगा सच दैट कि लोएस्ट पोजीशन पे रूट आर जी स्पीड बन जाए। तो हम 1 और 2 पे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो अप्लाइंग टोटल एनर्जी कंजर्वेशन एट 1 and 2 वी गेट द वैल्यू ऑफ हाइट इक्वल टू r/2। ठीक है जी। तो हमें एंगल पूछा है, तो अगर ये हाइट r/2 आ गई ये वाली, तो ये जो आएगा अपने पास ये भी r/2 आ जाएगा बिकॉज ये पूरा r है। r में से आप r/2 कम कर दोगे तो ये एंगल जो है अपने पास ये पूरा r है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा के ये हमारे पास 60 डिग्री आ जाता है। Question 8. The bob of simple pendulum of mass m is performing oscillations such that the tension in the string is equal to twice the weight of the bob while it is crossing the mean position. The tension in the string when the bob reaches extreme position is. तो मीन पोजीशन पे टेंशन पता है तो वहाँ से सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे बच्चों। तो मीन पोजीशन पे अगर आप इक्वेशन लिखें टी ऊपर की तरफ एम जी नीचे, स्पीड अगर वी है तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से टी की वैल्यू 2 एम जी पुट करके हमारे पास स्पीड की वैल्यू रूट आर जी आ जाती है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन कितनी होगी, मान लो कि यहाँ पे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आई और एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन कितनी होगी, उसके लिए पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कितने एंगल पे एक्सट्रीम पोजीशन आएगी और फिर उसको यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो हमें 1 पे स्पीड पता है, 2 पे स्पीड हमें चाहिए होगी। तो 2 पे स्पीड निकालने के लिए हम 1 और 2 पे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ से हाइट की वैल्यू r/2 आ जाती है अपनी। ये हाइट अगर r/2 है तो पिछले सवाल में जैसे हमने सॉल्व किया था तो ये भी अपना r/2 आ जाएगा और ये अपना r है तो ये अपना एंगल जो आएगा यहाँ से cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से 60 डिग्री आ जाएगा। अब अगर थीटा आ गया कि भाई यहाँ तक जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन ये आएगा जब ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो टेंशन की वैल्यू हमारा जो जनरल फार्मूला होता है टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, उसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देते हैं। डायरेक्टली हमारा आंसर आना चाहिए। और क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है बच्चों 2 वाली, तो 2 वाली पोजीशन पे स्पीड की वैल्यू तो 0 ही है, तो जस्ट सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू वी गेट टी इक्वल टू एम जी बाई 2। ये अपना फाइनल आंसर है।